हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के अंदर, उन सभी का एक सब्जेक्ट रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसकी लास्ट यूनिट, जो कि आएगी यूनिट नंबर 5, एम्प्लॉय मेंटेनेंस इंगेजमेंट इमर्जिंग ओरिजिन। इस कंप्लीट यूनिट को हम आज की वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से यूनिट 5 अपलोड कर दो, यूनिट 5 अपलोड कर दो। तो ये एक काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसलिए इसका ये पीडीएफ क्रिएट करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अब वो ये क्रिएट होके आ चुकी है। तो इस तरीके से थोड़ी सी इसकी जो वीडियो की लेंथ है वो भी लंबी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिट है। इस पूरी यूनिट के अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। तो उन सभी में से जो जो काफ़ी सारा कंटेंट है आपका सिलेबस में, जो जो बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल में है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके दे रखा है सारा चीज़ें। उतनी सारी चीज़ें इसमें पीडीएफ में डालना पॉसिबल नहीं था। तो जो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैं ब्रीफ करके छोटा करके आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ, और आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सभी चीज़ें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट नंबर 5 को काफ़ी डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके भी पास ये सब्जेक्ट है और उन्हें इस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है, उन्हें ये वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। अगर इस यूनिट की आपको पीडीएफ चाहिए इन नोट्स की, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में आएगा। अगर वहाँ पर भी आपसे नहीं ज्वाइन होता है तो फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर अपने चैनल का, अगर हमारे चैनल का नाम लिखते हैं तो आपको डायरेक्ट वो चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा जो टॉपिक आएगा एम्प्लॉय हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ का मतलब क्या होता है? सिर्फ ये हेल्थ का मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना, वो कहलाता है आपका हेल्थ। वर्कर स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर टाइम इन इंडस्ट्री सेटिंग। जो वर्कर्स होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंडस्ट्री के अंदर स्पेंड करते हैं। तो इन मैनी इंडस्ट्री वर्कर आर एक्सपोज टू वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ हजार्ड। कई टाइप की ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जिनमें वर्कर्स को हेल्थ हजार्ड मतलब बीमारी होने का खतरा रहता है। तो दे डू नॉट फीलिंग वर्किंग हार्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम, इसलिए वो उस जगह पर एक लंबे समय तक काम नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी विल बी लो। इसकी वजह से जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। सेकेंडली, इल हेल्थ विल फोर्स वर्कर टू एब्सेंट फ्रॉम वर्क। और अगर तबीयत खराब होगी किसी की तो उससे क्या होता है, फिर वो वर्क पर भी एब्सेंट रहता है। ये होता है आपका एम्प्लॉय की हेल्थ। वर्किंग कंडीशन अफेक्टिंग हेल्थ। अब क्या क्या चीजें होती हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करती है? तो नंबर 1 है क्लीनलीनेस। हाइजीन इज इसेंशियल टू हेल्थ। डर्ट शुड बी रिमूव डेली फ्रॉम द वर्क प्लेस। फर्नीचर, स्टेयरकेस प्रॉपरली क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड स्पिटून मस्ट बी प्रोवाइडेड एट कन्वीनियंट प्लेस। अगर आप जो काम करने की जगह है उसे साफ रखेंगे, जो वर्क प्लेस है उसे साफ रखेंगे, फर्नीचर, स्टेयर्स, जो जो चीज़ें आएंगी सभी चीज़ों को साफ रखेंगे, तो वर्कर्स हैं वो कम से कम हेल्थ हजार्ड के शिकार होंगे और वो हेल्दी रहेंगे और अच्छे से आपका काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है लाइटनिंग। तो एजुकेट एंड प्रॉपर लाइटनिंग इज एसेंशियल फॉर हायर एफिशिएंसी एंड गुड क्वालिटी ऑफ वर्क। लाइटनिंग कैसे एक अच्छी कंडीशन है कि हेल्थ के लिए, तो जो अगर अच्छी लाइट आप प्रोवाइड करवाएंगे वर्कर को तो वो हायर एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी काम की। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन। तो फ्लो ऑफ फ्रेश एयर विद राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन हेल्थ। हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेश एयर की जरूरत पड़ती है और साथ में ह्यूमिडिटी के साथ साथ एक राइट टाइप का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना जरूरी होता है वर्क प्लेस पर। फिर अगर फ्रीडम फ्रॉम नॉइज। तो टू मच नॉइज इनसाइड एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस कॉज डिस्टर्बेंस। अगर ज़्यादा नॉइज होगा वर्क प्लेस पर तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इट डज नॉट अलाउ वर्कर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क एंड देयर एफिशिएंसी डिक्लाइन। और इससे क्या होगा, वर्कर अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और उनकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है डस्ट कंट्रोल। तो एट सम वर्क प्लेस देयर इज हायर रेशियो ऑफ डस्ट। कई वर्क प्लेस ऐसी होती हैं जहाँ पर डस्ट ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, वर्कर्स की जो हेल्थ हैगी वो ठीक नहीं रहती और वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। फिर अगर वर्किंग स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो एडिक्वेट स्पेस शुड बी प्रोवाइड फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन। वर्क प्लेस पर इतना स्पेस प्रोवाइड करा जाना चाहिए कि वो वर्कर अपनी मूवमेंट अच्छे से कर सकें, जिससे उन्हें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ हजार्ड। अब इन हेल्थ हजार्ड से हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं? तो टू टाइप ऑफ मेजर कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय हेल्थ अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड।
दो तरीके के मेजर रहेंगे हम कैसे हेल्थ हजार्ड को कम कर सकते हैं। तो नंबर वन है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है, तो प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पेरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। प्रिवेंटिव मेजर में हमारा क्या क्या चीजें आती हैं, तो प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पेरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब वर्कर की टाइम टू टाइम और जॉब पर अपॉइंट होने से पहले उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब उनका मेडिकल चेकअप करवाना। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हेल्थ हजार्ड टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जितना हो सके उतना हेल्थ हजार्ड को कम करना ऑर्गेनाइजेशन में। चेक ओवर वुमेन एंड अदर वर्कर एक्सपोज टू स्पेशल रिस्क। कुछ ऐसे वर्कर हैं या वुमेन से जो कि स्पेशल रिस्क होता है, मतलब वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में जिससे उन्हें रिस्क होएगा, तो फिर उनको प्रोटेक्ट करना है। फिर अगर ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड स्टाफ है, मतलब जो हेल्थ डॉक्टर वाला स्टाफ होता है, मतलब स्पेशली जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उनमें एक अलग स्टाफ होता है, डॉक्टर का डिपार्टमेंट होता है, तो उन्हें अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना जिससे वो किसी भी टाइप के हेल्थ हजार्ड को ठीक कर सकें। फिर एजुकेटिंग वर्कर इन हेल्थी एंड हाइजीन, वर्कर्स को हेल्थ और हाइजीन के बारे में एजुकेट करना। ये होते हैं आपके प्रिवेंटिव मेजर। सेकेंड टाइप के होते हैं आपके क्यूरेटिव मेजर। तो इट कंसिस्ट ट्रीटमेंट फॉर अफेक्टिव वर्कर, जो वर्कर अफेक्ट हो गए हैं उनको कैसे ठीक किया जाना चाहिए, वो होता है क्यूरेटिव मेजर में। यूज ऑफ लेस टॉक्सिक मटेरियल, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, कंट्रोलिंग नॉइज, डस्ट, फ्यूम्स, gases etc are some of the convenient and inexpensive measures that can be taken up by employer to prevent health hazards। इन तरीकों से जो एम्प्लॉयर है वो हेल्थ के हजार्ड्स को कम कर सकता है क्यूरेटिव मेजर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एम्प्लॉय सेफ्टी क्या होती है। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजमेंट टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी वाइल दे आर एट वर्क। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वर्कर वहां पर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी सेफ्टी को मेंटेन करके रखना मैनेजमेंट का काम होता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एफिशिएंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रेटर एक्सटेंट, इसे ही हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी कहते हैं। Industrial safety measure include precautionary step to be taken by management of an enterprise in order to prevent accident। Industrial safety क्या कुछ measures होते हैं जिसमें जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि किसी भी टाइप का एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट प्रिवेंशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम, और किसी भी सेफ्टी प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी टाइप के एक्सीडेंट को होने से रोकना। सम बेनिफिट ऑफ सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। अब अगर जो वर्क एनवायरनमेंट है वो हेल्दी एंड सेफ होगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट है। नंबर वन है सेफर ऑफ वर्क एनवायरनमेंट द मोर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वर्कर की। उसके अलावा वर्क प्लेस सेफ्टी प्रमोट द वेलनेस ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर अलाइक, बेटर सेफ्टी इक्वेट्स टू बेटर हेल्थ। जो अगर अच्छी सेफ्टी होगी वर्क प्लेस पर तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उनकी वेलनेस बढ़ेगी और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है देयर आर वेरी फ्यू एक्सीडेंट इन सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ होगा तो वहाँ एक्सीडेंट कम होंगे। नेक्स्ट है डैमेज टू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट क्रिएट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तो जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कम से कम नुकसान पहुंचेगा और हमें उनको रिपेयर करवाने की कॉस्ट कम हो जाएगी। ये हो गया आपका क्या क्या बेनिफिट होते हैं अच्छी हेल्थ वर्क प्लेस होने का, हेल्थ कंडीशन होने का। अब आएगा कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अब जो ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं इनके क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो नंबर वन है अनसेफ कंडीशन, दिस रेफर टू वर्क रिलेटेड ऑफ टेक्निकल कॉज। कुछ ऐसे टाइप के टेक्निकल वर्क है जो कि अनसेफ है तो उससे फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अनसेफ एक्ट, दिस राइज टू ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल, बॉडी डिफ्लेक्ट एंड फॉल्टी एटीट्यूड। अनसेफ एक्ट क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे काम जिनकी आपको नॉलेज ना हो और आप वो करें तो उससे फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है। फिर है मिसलिनियस कॉज, तो यंग अनट्रेन्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर कॉज मोर एक्सीडेंट देन ओल्ड ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर। अब क्या है, जो यंग वर्कर होते हैं या अनट्रेन्ड वर्कर होते हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट के शिकार होते हैं क्योंकि उनके पास इतनी एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होती इन कंपैरिजन टू जो कि एक्सपीरियंस वर्कर हैं। या फिर आप अल्कोहल और ड्रग के एडिक्टेड हैं तो फिर आप इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के ज़्यादा प्रोन रहते हैं। नेक्स्ट है स्टेप टू इंश्योर सेफ्टी और ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो नंबर वन है सेफ्टी पॉलिसी, तो एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट शुड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी पॉलिसी। हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सेफ्टी पॉलिसी बना के रखती है कि किस तरीके से वर्कर को सेफ रखा जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी कमेटी, तो सेफ्टी कमेटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड इन लार्ज फैक्ट्री। जो बड़ी फैक्ट्री होती है उनके अंदर एक सेफ्टी कमेटी होती है जो कि ये ध्यान देती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्री है वो अपने वर्कर के लिए सही सेफ्टी मेजर्स अपना रही है या नहीं अपना रही। फिर अगर सेफ्टी इंजीनियरिंग, तो पेपर इंजीनियरिंग प्रोसीजर मस्ट बी अडोप्टेड टू एलिमिनेट और मिनिमाइज वर्क हजार्ड।
अच्छा इंजीनियरिंग का मॉडल अपनाना चाहिए जिससे कोई भी किसी भी टाइप का मशीनरी से रिलेटेड एक्सीडेंट ना हो सके और वर्कर सेफ रहें। नेक्स्ट रहेगा सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू वर्कर, सुपरवाइजर एंड एग्जीक्यूटिव टू डेवलप सेफ्टी कॉन्शियसनेस। सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करवाना वर्कर्स को, सुपरवाइजर को, जिससे वो सेफ्टी कॉन्शियस हो जाएं। उसके अलावा रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेबलाइज फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई। द इंस्टीट्यूट रेंडर सर्विस ऑफ सेफ्टी मैटर और एनफोर्स सेफ्टी लॉ। गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट भी कई सारे सेफ्टी लॉज लाती है जो कि सभी इंडस्ट्री, सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जिससे वो सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करके रखते हैं। ये हो गया आपका सेफ्टी से रिलेटेड सारा कंटेंट। अब आएगा नेक्स्ट एम्प्लॉय वेलफेयर। क्या होता है, तो एम्प्लॉय और लेबर वेलफेयर इज अ कम्प्रिहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग वेरियस सर्विसेज, बेनिफिट एंड फैसिलिटी ऑफर टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय वेलफेयर एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर कई सारी टाइप की सर्विसेज, बेनिफिट, फैसिलिटी जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है, वो सारी चीजें आती हैं। तो सच जनरस फ्रिंज बेनिफिट द एम्प्लॉयर मेक लाइफ वर्थ लिविंग ऑफ एम्प्लॉय। कई टाइप के फ्रिंज बेनिफिट जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर ही आते हैं। लेबर वेलफेयर वर्क इज द वर्क फॉर इम्प्रूविंग द healthy, safety and general well-being and the industrial efficiency of the worker beyond the minimum standard laid down by labor legislation। लेबर वेलफेयर क्या होता है, एक तरीका है काम करवाने का जिससे जो एम्प्लॉय हैंगे उनकी वो हेल्दी, उनकी हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का और उनके वेलबींग का, मतलब जो रहने का तरीका है उसका ध्यान रखा जाता है और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है वर्कर की। जो कि किससे ऊपर होता है ये लेबर वेलफेयर, जो एक लेजिस्लेशन है, जो वर्कर्स का लेजिस्लेशन है, लेबर लॉज, उन्होंने जो एक लिमिट बता रखी है उससे ऊपर जो कुछ भी प्रोवाइड करा जाता है वो एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर आता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के, तो नंबर 1 है एम्प्लॉय वेलफेयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग वेरियस सर्विस, फैसिलिटी एंड एम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू। वही बताया गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर कई सारे टाइप के बेनिफिट, फैसिलिटी जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है वो सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर इज अ डायनेमिक कंसेप्ट। ये एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है जो कि कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन अलग होता है। नेक्स्ट है इट इज फ्लेक्सिबल एंड एवर चेंजिंग कंसेप्ट एज न्यू वेलफेयर मेजर इज एडिड टू एग्जिस्टिंग मेजर। ये फ्लेक्सिबल होता है और हम इसे जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें एडेप्टिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है वेलफेयर मेजर में भी प्रोवाइडेड नॉट ओनली बाय एम्प्लॉयर बट बाय गवर्नमेंट। जो ये लेबर वेलफेयर है ये सिर्फ एम्प्लॉयर ही नहीं प्रोवाइड करता, ये गवर्नमेंट भी कई बार प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। जो एम्प्लॉय वेलफेयर है ये एक सोशल वेलफेयर का पार्ट है। इट इन्वॉल्व एडजस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ टू द कम्युनिटी और सोशल लाइफ। ये क्या होता है, एक तरीके से एक तरीका होता है जिसके साथ जो एम्प्लॉय की वर्क लाइफ है उसे उसकी फैमिली लाइफ के साथ और सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर और ऑल्सो नोन एज फ्रिंज बेनिफिट एंड सर्विसेज। मैंने बताया था वही इसे फ्रिंज बेनिफिट और सर्विसेज भी कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है आपको, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। तो सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोग्राम ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी अगेंस्ट द कंटिजेंसी ऑफ मॉडर्न लाइफ लाइक सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट against which the individual cannot be expected to protect himself and his family by his own ability and foresightedness। सोशल सिक्योरिटी एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है किसी वर्कर्स को किस चीज़ से रिलेटेड, जो भी कंटिजेंसी हो सकती है काम करते समय, कोई एक्सीडेंट, ओल्ड एज होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, अगर कोई भी कंटिजेंसी होती है तो उस टाइम पर जब वर्कर को, एम्प्लॉय को एक तरीके से कोई सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है, वो कहलाती है आपकी सोशल सिक्योरिटी। फीचर्स क्या क्या होते हैं, नंबर 1 एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल। ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं मिलती, ये किसी भी इंडिविजुअल को मिल सकती है जो कि काम कर रहा है और सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो प्रोग्राम एंड एड कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ नीडी इंडिविजुअल। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट एंड वॉलंटियर ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्यूनिटीज। गवर्नमेंट और कई सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेल्प। तो इफ इट ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेगनेंसी, वर्क इंजरी। अगर किसी भी टाइप की वर्क इंजरी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो फिर वर्कर्स को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है वो भी एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी में आता है।
नेक्स्ट है डायनेमिक कंसेप्ट है, तो सोशल सिक्योरिटी इज अ डायनेमिक आइडिया एंड द स्कोप ऑफ इट्स बेनिफिट वेरिंग डिपेंडिंग ऑन सोशल नीड। ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो कि किस पर बेस है, जिस टाइप की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग उनकी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय ग्रीवेंस क्या होता है, तो द ग्रीवेंस प्रोसीजर सेट अप बाय द एग्रीमेंट विद द यूनियन प्रोवाइड अ मीडियम फॉर वर्कर टू ट्रांसमिट हिज ग्रीवेंस टू द मैनेजमेंट इन ऑर्डरली मैनर एंड गेट द आंसर इन राइटिंग। ये एक प्रोसीजर होता है जिससे जो यूनियन वर्कर्स की यूनियन होती है वो डायरेक्टली टॉप लेवल के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और वर्कर की परेशानियां उन्हें बता सकती है। उसे कहा जाता है ग्रीवेंस प्रोसीजर। एनी रियल और इमेजिन्ड फीलिंग ऑफ पर्सनल इंजस्टिस विच अ एम्प्लॉय हैज कंसर्निंग हिज एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। अगर किसी भी टाइप का इंजस्टिस कोई भी एम्प्लॉय फील कर रहा है काम करते समय और उसको उसे टॉप लेवल के बारे उसने उसे ये प्रॉब्लम को टॉप लेवल तक पहुंचाना है, तो फिर वो एम्प्लॉय ग्रीवेंस का जो प्रोसीजर है उसके थ्रू टॉप लेवल तक इस प्रॉब्लम को पहुंचा सकता है। हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंस, अब ये ग्रीवेंस को हैंडल कैसे किया जाता है, तो फॉर पर्पस ऑफ हैंडलिंग द ग्रीवेंस इफिशिएंटली इट इज नेसेसरी टू फाइंड एंड एनालाइज द ग्रीवेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। अगर जो ग्रीवेंस है उसे अच्छे से हैंडल करना है तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि ग्रीवेंस है क्या। इफ ग्रीवेंस इज फाउंड टू बी जेन्युइन एंड रियल, अगर ग्रीवेंस आपकी जेन्युइन है मतलब अच्छी खासी ठीक ठाक ग्रीवेंस है, फालतू की कोई ग्रीवेंस नहीं है, ग्रीवेंस हम कह सकते हैं एक तरीके से शिकायत, तो फिर तो उसे करेक्टिव मेजर लिया जाएगा इमीडिएटली, वरना फिर उसे एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा। बट इफ ग्रीवेंस अराइज ड्यू टू इमेजिनेशन और डिस्टर्ब फ्रेम वर्कर देन इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन द एंड क्लियर द मैटर। तो अगर आपकी अननेसेसरी ग्रीवेंस है तो फिर उसे समझाया जाएगा उसके बारे में आपको और मैटर को खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वर्कर से रिलेटेड वो जब प्रोवाइड की जाती है तो वो कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन इज needed to take these decision. Quality of decision will largely depend upon nature and type of information provided by decision. इंफॉर्मेशन किस लिए जरूरी होती है, कई सारे टाइप के डिसीजन लेने के लिए जरूरी होती है और इन्हीं डिसीजन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का सारा ग्रोथ और ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है वो जिस सिस्टम से मिलती है वो कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, तो टू मेक डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन राइट फॉर्म एंड राइट पर्सन एट राइट टाइम। जब भी आपको जिस पर्सन को जो सही पर्सन है सही समय पर उसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल सके, ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है टू सप्लाई द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट रीजनेबल कॉस्ट, एक रीजनेबल कॉस्ट पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। टू यूज द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, डाटा को प्रोसेस करने का मोस्ट इफिशियंट मेथड का यूज करना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नेसेसरी सिक्योरिटी एंड सिक्रेसी फॉर इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना भी इसका काम होता है। नेक्स्ट है टू कीप द इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखना, ये भी इसका काम होता है। फंक्शनिंग ऑफ एच आर आई एस काम कैसे करता है, तो नंबर वन है सबसे पहले डाटा कलेक्शन। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ऑर्गेनाइजेशन से ही कलेक्ट करके इसमें अपलोड की जाती है। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब ये देखा जाता है कि किस को इन्फॉर्मेशन देनी है किसको नहीं देनी है, कब कब डाटा स्टोर करना है, कब डाटा को रिट्राइव करना है, कब उसे इवेलुएट करना है, ये सारी चीज़ें डाटा मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका EHRM क्या होता है, तो EHRM इज अ इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो EHRM इज डिफाइंड एज वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग HR स्ट्रेटेजी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ कॉन्शियस एंड डायरेक्टेड सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल। जब जो HR की स्ट्रेटेजीज है मतलब ह्यूमन रिसोर्स की जो स्ट्रेटेजी पॉलिसी और प्रैक्टिस है उसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो वो कहलाता है आपका EHRM। एडवांटेज क्या होते हैं EHRM के, नंबर वन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इफिशिएंटली, तो EHRM इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड फिक्स पर्टिकुलर फॉर्म इन विच सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड। EHRM सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है और ये फॉर्म बता देता है मतलब तरीका बता देता है किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है हेल्प इन कॉस्ट सेविंग,
तो रूटीन टास्क लाइक रिकॉर्डिंग, कीपिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड, मेंटेन पोर्टफोलियो कैन बी डन इजीली यूजिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का यूज करके हम ये सारी चीजें बना सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी सेव होती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय डाटा। तो ह्यूज बंडल ऑफ डाटा स्टोर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा एंड मेकिंग एनी अपडेट आल्सो सुपर इजी एज कम्पेयर टू मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग। जो पहले होता था, क्या होता था, जो एम्प्लॉयज होते थे उनके बड़े बड़े बंडल बन जाते थे उनके रिकॉर्ड के, जब से वो काम कर रहे होते थे। लेकिन अब ई मोड में ये सारा इजी हो जाता है, और अगर हमें उसमें कुछ अपडेट करना है तो वो भी हम इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक एनालिसिस ऑफ डाटा। अगर हमें कभी भी जरूरत है कि हमें किसी एम्प्लॉय के बारे में जानना है, तो हमें सॉफ्टवेयर में हम बहुत इजीली उसके बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूविंग एक्यूरेसी। तो डाटा स्टोर्ड इज मोर एक्यूरेट देन एग्जिस्ट नो चांसेस ऑफ ह्यूमन बायस। जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा होता है वो पर्सनल बायस नहीं होती है उसमें किसी भी तरीके की, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो नंबर 1, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई कॉस्ट एंड फंड। स्टार्टिंग में जब इसे स्टेबलाइज करना होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत होती है। फिर अगर मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी एक तरीके से मेंटेन करना मुश्किल भी होता है, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है तो कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग। अब जो पर्सन इसे हैंडल करेगा उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और उस ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। नेक्स्ट है डाटा कैन बी अटैक्ड। जो ये डाटा होता है ये कई तरीके के एंटीवायरस से अटैक हो सकता है, हैक हो सकता है, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ये हो गया आपका EHRM के बारे में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होती है। तो एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इट occur when person accept as paid position or deliver paid services under certain condition। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की रिलेशनशिप होती है, जिसमें जो एम्प्लॉय होता है वो उसे पे किया जाता है अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा। तो वो कहलाता है आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जरूरत क्या होती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की। तो नंबर 1 है कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दैट आर फ्रेंडली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर अच्छी रिलेशनशिप होगी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में तो वो इकोनॉमी की और कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। तो इफ एम्प्लॉय फील वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर दे डू एवरीथिंग टू देयर पावर टू इंश्योर दैट बिजनेस अचीव इट्स गोल। अगर कोई एम्प्लॉई को ये फील होता है कि उससे वो एम्प्लॉयर के साथ बहुत ज़्यादा ही अटैच है, तो वो उसके लिए और अच्छे से काम करेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। तो व्हेन एम्प्लॉय हैव पॉजिटिव इंटरेक्शन विद सीनियर मैनेजमेंट दे टेंड टू रिमेन विद द कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर जो कंपनी के साथ किसी एम्प्लॉय का ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन है टॉप लेवल के साथ, तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की नहीं सोचता है और उसमें लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। तो बिजनेस दैट हैव एम्प्लॉय हु आर एंगेज्ड इन वर्क एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। अगर जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय की रिलेशनशिप अच्छी होती है तो फिर वो एम्प्लॉय जो होते हैं बिजनेस के, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कन्फ्लिक्ट इज द वर्क प्लेस हैव डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए कन्फ्लिक्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट हो जाता है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अगर एक अच्छी रिलेशनशिप होगी तो कन्फ्लिक्ट मैनेज रहेगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की। तो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। अगर दोनों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप होगी तो कोई डिस्प्यूट का कारण नहीं होगा और वो अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएगा एम्प्लॉय। नेक्स्ट है लॉयल वर्कफोर्स। तो एन इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप फोस्टर मोर एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड इंक्रीज लाइक्लीहुड दैट एम्प्लॉय विल स्टे ऑन जॉब। जो एम्प्लॉय है वो लॉयल हो जाता है और लंबे समय तक वर्क पर रहता है अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप अच्छी होती है। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्किंग कंडीशन। तो अगर कन्फ्लिक्ट कम होंगे तो वर्किंग कंडीशन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, कुछ भी करने को वो तैयार रहते हैं, किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। तो लेबर जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है इसे ही हम लेबर डिस्प्यूट भी कहते हैं। लेबर डिस्प्यूट इज एन डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय अबाउट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे लेबर डिस्प्यूट कहा जाता है। इट इज डिस्प्यूट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग वर्कर। ये डिस्प्यूट होता है किनके बीच में, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में, जो कि वर्कर को रिप्रेजेंट करता है। The industrial disturbance is characterized by worker strike, lockout, picketing, घोरियाज, indiscipline। ये तरीके हैं किन किन तरीके से डिस्प्यूट करते हैं एम्प्लॉयज।
ये सारे तरीके होते हैं, ये इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रीजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के क्या क्या रीजन होते हैं? तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक रीजन। मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? जब वर्कर को जितना वो काम कर रहे हैं उतना पे ना किया जाए, तो ये डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। इसमें क्या क्या आता है? पुअर पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग टाइम, ये सारी चीजें जब उनकी फुलफिल नहीं होती हैं या अच्छी नहीं होती हैं एज पर कंडीशन जितनी होनी चाहिए, तो फिर वो डिस्प्यूट का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट रीजन। तो एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज heavily reliant on its management ability. The growth of industrial unit will be automatic if management adopt proper strategy. अगर मैनेजमेंट अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा है एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो फिर वो उसके लिए डिस्प्यूट करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन वगैरह को अगर बढ़ा देता है तो वो सारी चीज़ें फिर मैनेजमेंट रीजन हो जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। इसमें क्या क्या आता है? नॉन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन, यूनियन को रिकॉग्नाइज ना करना, मतलब अलाउ ना करना कि यूनियन फॉर्म हो सके। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेग्लेक्ट बाय मैनेजर एंड सुपरवाइजर, या फिर पुअर रिक्रूटिंग प्रोसीजर, पॉलिसीज ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग लीडरशिप। ये तरीके होते हैं जिन तरीके से मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्प्यूट के लिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रीजन। तो इन अकाउंटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल फैक्टर आर जस्ट इंपॉर्टेंट एज इकोनॉमिक एंड मैनेजरल। जैसे इकोनॉमिक और मैनेजरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्प्यूट के लिए, वैसे ही कुछ पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाती है, स्ट्राइक्स हो जाती है, ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी, ये सारे पॉलिटिकल फैक्टर में आते हैं आपके। अब है मेथड ऑफ रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के क्या क्या मेथड होते हैं? तो नंबर वन है फॉर्मेशन ऑफ वर्क कमेटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्क कमेटी होनी चाहिए जो कि वर्कर की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सुने और उन्हें एक तरीके से मैनेज करवा सके, मैनेजमेंट से सही करवा सके। नेक्स्ट है ग्रीवेंस हैंडलिंग अथॉरिटी। अब जब गवर्नमेंट ने भी देखा कि कई सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी एक अथॉरिटी स्टेबलाइज कर दिया है, ग्रीवेंस हैंडलिंग अथॉरिटी, जो कि वर्कर के रिलेटेड सारी चीजें देखती है। नेक्स्ट है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। अब एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कि क्या देखता है कि जो भी वर्कर्स हैं उनके साथ कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसे कैसे ठीक किया जाए। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कुछ कोर्ट्स भी स्टेबलाइज करे गए हैं वर्कर्स के डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्सिलिएशन कमेटी। तो जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है, अब कई सारे कॉन्सिलेशन ऑफिसर मिल जाते हैं कई बार डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो उसे कहा जाता है कॉन्सिलेशन कमेटी। ये भी सारे क्या करते हैं? वर्कर के डिस्प्यूट को ही हैंडल करते हैं। उसके बाद लेबर कोर्ट्स बनाए गए हैं। लेबर कोर्ट्स में भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन लेती है जो छोटे टाइप के डिस्प्यूट होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्या होता है? तो स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। एज एन एम्प्लॉय यू माइट फील स्ट्रेस्ड अबाउट मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, गेटिंग यूज्ड टू न्यू प्लेस, लीव और मेकिंग न्यू फ्रेंड। स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट होता है। अब कोई भी एम्प्लॉय को किस चीज़ का स्ट्रेस होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या मैं उन्हें मीट आउट कर पा रहा हूँ, क्या मैं नई प्लेस पर अपने आप को अडेप्ट कर पाऊंगा, कैसे मेरे नए फ्रेंड बनेंगे, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के पास। तो इफ़ योर स्ट्रेस लेवल इज टू हाई, अगर आपके ये स्ट्रेस का लेवल टू हाई हो जाएगा तो इट कैन कॉज हेल्दी एंड सोशल प्रॉब्लम। तो इससे आपको हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम हो सकती हैं। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एम्प्लॉय एब्सेंस एंड पुअर आउटपुट इज स्ट्रेस इन द जॉब। अगर एम्प्लॉय को जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस हो जाता है तो फिर वो एब्सेंट रहेगा और जो भी काम करेगा वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट इन असिस्टिंग वर्कर इन मीटिंग बोथ मेंटल एंड फिजिकल डिमांड ऑफ देयर जॉब। अगर एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा वर्कर्स के लिए पास, तो फिर वो जो भी उनकी मेंटल और फिजिकल डिमांड है उन्हें पूरा कर पाएंगे। एंग्जाइटी, डिस्पेयर, इम्पेशंस, इनएबिलिटी टू फोकस आर जस्ट सम ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस दैट वर्कर में इनकाउंटर ऑन द जॉब। अगर कोई भी वर्कर स्ट्रेस में होगा तो फिर उसे एंग्जाइटी हो जाएगी, डिस्पेयर हो जाएगा, इम्पेशंस हो जाएगा वो, और किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। बेनिफिट क्या क्या होते हैं स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के? तो देखें, मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर किसी वर्कर को किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं होगा तो वो अपना सारा काम सारा ध्यान काम पर लगा पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग एब्सेंटिज्म। अगर वर्कर को स्ट्रेस होता है तो फिर वो छुट्टी मारता है, अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन अगर किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा, तो वो रेगुलर रहेगा अपनी जॉब पर।
नेक्स्ट है मैनेजिंग हेल्थ। स्ट्रेस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, हार्ट डिसीज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो अगर आप वर्कर अच्छे से काम करेंगे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में तो फिर इससे ऑर्गेनाइजेशन की भी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिजुवेनेशन ब्रेक क्या होते हैं। तो व्हेन द मोनोटोनी ऑफ अ लॉन्ग डे एट वर्क इज ब्रोकन अप विद द रिजेंटिंग ब्रेक एट स्ट्रेटेजिक इंटरवल, द डे मे बी मेड टू सीम मच शॉर्टर एंड सिग्निफिकेंटली लेस स्ट्रेसफुल। अब क्या होता है, अगर कोई वर्कर पूरे दिन एक ही काम करता रहेगा तो वो मोनोटोनस हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो उसे बीच बीच में कुछ ब्रेक दिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रिजुवेंशन ब्रेक, जो कि किस लिए होते हैं, उसे एक तरीके से वो कुछ और फील कर सके, एक तरीके से उसका माइंड शांत हो सके, जो वो काम कर रहा था उससे वो बोर ना हो जाए और अच्छा फील कर सके, तो इसलिए उसे रिजुवेशन ब्रेक दिए जाते हैं। An employee may put a lot of effort, deserve the opportunity to a break, receive some substance and then come back to work feeling more energized. अब अगर किसी वर्कर को ये ब्रेक दिया जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर जाता है या कुछ भी काम कर लेता है, उस टाइम में वो कोई जो वर्क वो काफ़ी देर से कर रहा होता है वो काम नहीं करता है, और फिर जब वो कोई भी एक्टिविटी करके आता है तो फिर वो और एनर्जाइज्ड तरीके से काम करता है। बेनिफिट क्या क्या होते हैं इस ब्रेक के, तो नंबर 1 है फोस्टर क्रिएटिविटी। वर्कर्स की जो क्रिएटिविटी है वो फोस्टर मतलब इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उन्हें ब्रेक मिल जाता है तो एक तरीके से उनका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस एम्प्लॉय बर्नआउट। एम्प्लॉय बर्नआउट अभी आपका टॉपिक है कि एम्प्लॉय बर्नआउट क्या होता है, लेकिन एक तरीके से समझ लीजिए, जब एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी फील करने लगता है तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय वर्कआउट। तो इससे जो ये रिजुवेंशन ब्रेक होते हैं इनसे ये एम्प्लॉय बर्नआउट भी कम हो जाता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही जाती है जब उसे किसी भी टाइप का स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं रहेगी, मोनोटोनस नहीं रहेगा, वो तो और अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीजियर एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो लीजियर इज रेफर्ड एज बीइंग यूटिलाइज्ड टू रिचार्ज द बैटरी एंड एनहांस परफॉर्मेंस। लीजियर का मतलब क्या होता है, लीजियर का मतलब होता है किसी भी चीज को रिचार्ज करना जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, वो कहलाता है आपका लीजियर एक्टिविटी। तो रिक्रिएशनल एक्सरसाइज है तो सिग्निफिकेंट पार्ट इन बूस्टिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो लीजियर एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जो कि एम्प्लॉयज को एक तरीके से रिचार्ज कर दें और जिससे वो उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके, उस टाइप की एक्टिविटी को कहा जाता है लीजियर एक्टिविटीज। नीड क्या होती है एम्प्लॉयज को लीजियर एक्टिविटी की, तो नंबर 1 है स्ट्रेस एंड प्रोडक्टिविटी गो इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर लीजियर एक्टिविटी नहीं होंगी तो वर्कर के अंदर स्ट्रेस आ जाएगा और प्रोडक्टिविटी चली जाएगी, तो इसलिए लीजियर एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। फिर अगर कंबाइनिंग वर्क एंड प्ले, तो अगर लीजियर एक्टिविटी होगी तो वो द कंपनी डू मैनी थिंग टू मेक देयर एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल। कंपनीज कई सारे तरीकों से अपने जो एम्प्लॉय हैं उन्हें कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अगर वर्कर्स कंफर्टेबल होंगे तो वो और अच्छे से काम कर पाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंपनी। अगर वर्कर अच्छे से काम करेंगे तो वो कम से कम वेस्टेज करेंगे और कंपनी की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होता है। तो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच फाइनेंस डिपार्टमेंट इवैल्यूएट एंड वेरीफाई द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट। ऑडिट एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें वेरीफाई करता है, इवैल्यूएट करता है। In context of HR department, it is an action regulatory evaluate the efficiency of all human resource policy, practice and activity carried out by people employed by organization. और ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होता है, तो एचआर डिपार्टमेंट के कंटेक्स्ट में जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके सभी चीजों को एक तरीके से मेजर करता है, उनकी पॉलिसी, प्रैक्टिस और एक्टिविटीज को, तो उसे कहा जाता है एचआर ऑडिट। ऑडिटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एचआर मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑडिट करवाना भी एक बहुत ज्यादा जरूरी कंपोनेंट हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के, मतलब क्यों करवाना होता है हमें ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, तो हैगा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट इंश्योर द एचआर डिवीजन इज रनिंग स्मूथली। ये इंश्योर करता है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो स्मूथली रन कर रहा है। एरर मेड बाय ह्यूमन रिसोर्स व्हाइल कैरिंग आउट ड्यूटीज एंड क्विकली आइडेंटिफाइड। अगर ह्यूमन रिसोर्स से मतलब जो एम्प्लॉयज है उनसे काम करते समय कोई गलती हो गई है तो उसे इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसकी मदद से। The HR process are examined and determine if they are being exhausted in as per company's established rules and norm। HR जो हैगा उसके जो भी तरीका है काम करने का उसे देखा जाता है कि क्या वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद द एचआर डिपार्टमेंट इज ऑडिटेड टू डिटरमाइन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, वही लिखा है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, एवेल्युएट द वेरियस बिजनेस प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई वेस्टफुल एंड अननेसेसरी स्पेंडिंग।
ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट से ये पता लगता है कि क्या क्या वेस्टफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्या अननेसेसरी खर्चे हम कर रहे हैं जिन्हें हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा द रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर एंड एक्टिविटी वाया एचआर ऑडिट हेल्प कीप वर्कर डिसिप्लिन। वर्कर को डिसिप्लिन करने में मदद करता है कि उन्हें जब ये पता लगेगा कि हमारा ऑडिट होता है तो फिर वो किसी भी टाइप की मिस्टेक करने में से एक तरीके से डरेंगे और कम से कम मिस्टेक होंगी। प्रोसीजर क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का? तो नंबर 1 सबसे पहले आपको गोल जानना होता है कि एचआर ऑडिट करवाने का आपका मोटिव क्या है, गोल क्या है। उसके बाद ड्राफ्टिंग द रफ प्लान। उसके बाद आपको एक रफ प्लान बनाना होता है कि आप किस तरीके से ऑडिट करेंगे। उसके बाद गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, फिर आपको जितने भी चीजें हैं एचआर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड उन सभी की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है। फिर आएगा सिलेक्टिंग डाटा कलेक्शन मेथड। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है उसके लिए आपको जो डाटा चाहिए उसे आप किस मेथड से कलेक्ट करेंगे ये देखना होता है आपको। फिर आएगा फाइनलाइजिंग ऑडिट प्लान। उसके बाद आपको एक फाइनल ऑडिट प्लान क्रिएट करना होता है। उसके बाद गेटिंग ऑल दी ऑडिट इन्फॉर्मेशन, फिर सभी चीज़ों जो जो आपको चाहिए उनका ऑडिट करना होता है, उनको ऑल जितनी भी ऑडिट इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर करना पड़ता है। फिर आएगा पुटिंग टुगेदर एंड ऑडिट रिपोर्ट। अब उन सभी चीज़ों को गैदर करने के बाद आपको उन्हें इवेल्युएट करना होता है और एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। फिर डिसीजन बेस्ड ऑन फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद जो भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट है उसके बेसिस पर आपको डिसीजन बताना होता है। ये प्रोसीजर होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व मेकिंग अ कॉन्शियस एंड इंटेंशनल effort to recruit, engage, cultivate and retain employees who have potential to satisfy both the present and future requirement। टैलेंट मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये जानते हैं कि किस वर्कर में कितनी पोटेंशियल है, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। जो वर्कर अच्छे से काम कर रहा है उसकी पोटेंशियल को जानना कि ये क्या आगे भी अच्छे से काम कर पाएगा और उसे रिटेन करके रखना है, ये कहलाता है आपका टैलेंट मैनेजमेंट। एचआर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग एंड कीपिंग टैलेंटेड एम्प्लॉई। जो एचआर मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंटेड एम्प्लॉय को लाने के लिए, बट इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वर्कर एट दी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसी के साथ साथ हर वर्कर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के? नंबर 1, असिस्ट फर्म इन इंप्रूविंग देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर अच्छा वर्कर टैलेंटेड वर्कर होंगे तो उससे ओवरऑल फर्म की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इनेबल बिजनेस टू मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिव एज। बिजनेस को इनेबल करता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाएं और उनसे ज़्यादा ग्रो कर सकें। इट इज़ द इंजन ऑफ बिहाइंड इन्वेंशन। अगर टैलेंटेड वर्कर होंगे तो वो और कई नई नई तरीके की इन्वेंशन करेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट है इट असिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव टीम। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी टीम क्रिएट, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी टीम क्रिएट हो सकती है अगर टैलेंटेड एम्प्लॉयज होंगे। नेक्स्ट है रिजल्ट इन लोअर टर्नओवर रेट। अगर टैलेंटेड वर्कर होंगे तो कंपनी उन्हें अच्छा पे करेगी। अब अगर कंपनी उन्हें अच्छा पे करेगी तो उनका टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडंडेंट मैन पावर। ये क्या होता है? तो व्हेन देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट एन एम्प्लॉय मे बी आस्क्ड टू क्विट और लेड ऑफ विच इज नोन एज रिडंडेंसी। अगर एम्प्लॉय कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर के पास कोई भी काम नहीं होता है तो फिर एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि अब तुम अपनी जॉब छोड़ जाओ, तो उसे कहा जाता है रिडंडेंसी। Redundancy refers to the termination of an employee's fixed term employment when a job no longer exists has become more or less important। क्या होता है? अगर कोई फिक्स्ड टर्म का एम्प्लॉई है लेकिन उसे जब आप टर्मिनेट कर दें किस कारण की वजह से, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन के पास उससे करवाने के लिए कोई काम नहीं है, तो उसे कहा जाता है रिडंडेंसी। क्या जरूरत होती है रिडंडेंसी करने की? तो इट हैज डिटरमाइंड दैट एम्प्लॉयर बिजनेस और पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल। कब जरूरत पड़ती है? मतलब जब या तो जो पूरा बिजनेस है वही बंद हो गया हो या जिस डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय काम करता हो वो डिपार्टमेंट अब ऑपरेट ना हो रहा हो, तो ये रिडंडेंसी करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है देयर एज चेंज इन लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयर प्लेस ऑफ बिजनेस। या फिर एम्प्लॉयर की जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो चेंज हो जाए तो फिर रिडंडेंसी हो जाती है, क्योंकि वो अगर वो एम्प्लॉय वहां तक नहीं जा पाता। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग एंड एलिमिनेटेड डिमांड एंड द कंपनी इज नो लॉन्गर नीड टू सर्टेन काइंड ऑफ लेबर। या फिर जो कंपनी जिस प्रोडक्ट में या जिस भी सर्विस में डील कर रही है उसकी डिमांड कम हो जाए जिसकी वजह से अब वो इतने ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर करके नहीं रख सकती। तो रिडंडेंसी के ये 3 रीजंस होते हैं। अब देखिए रीजंस क्या क्या होते हैं रिडंडेंसी के। अभी हमने पढ़ा जरूरत क्यों होती है। अब रीजन है फर्स्ट है द एम्प्लॉयमेंट हैज बीन रेंडर्ड ऑब्सोलेट बाय न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है, जो काम है वो खत्म हो जाता है, तो रिडंडेंसी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पोजीशन फॉर विच यू आर एम्प्लॉयड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जिस भी पोजीशन के लिए आपको हायर किया गया था वो पोजीशन ही नहीं रहती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है द फर्म मस्ट डिक्रीज एक्सपेंस बाय लोवरिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय। फर्म चाहती है कि हम अपनी एक्सपेंसेस को कम करें एम्प्लॉय के नंबर कम करके, तो फिर रिडंडेंसी का ये भी रीजन होता है। नेक्स्ट है कंपनी शटिंग और रिलोकेटिंग।
या तो कंपनी बंद हो रही है या किसी नई जगह पर शिफ्ट हो रही है, तो रिडेंडेंसी होती है। अनदर फर्म हैज परचेज द बिजनेस, या फिर किसी दूसरी फर्म ने बिजनेस को परचेज कर लिया, तो रिडेंडेंसी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय बर्नआउट क्या होता है। तो इट हैपेंस व्हेन अ वर्कर्स आर जनरली अनहैप्पी विद देयर जॉब एंड फील टायर्ड ऑन मल्टीपल लेवल सच एज मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। एम्प्लॉय बर्नआउट कब होता है, जब वर्कर अनहैप्पी फील करे अपनी जॉब से और एक तरीके से थकान महसूस करे और वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली इल हो जाए, तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय बर्नआउट। द एंड रिजल्ट इज एम्प्लॉय हु डज नॉट फील अप डूइंग देयर डेली वर्क एंड इज नॉट इंटरेस्टेड इन देयर जॉब और प्रोफेशन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, अब वो एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहता और इस जॉब पर और ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता, तो वो कहलाता है आपका एम्प्लॉय बर्नआउट। दिस कॉज मेंटल डिस्टेंस और लोअर प्रोडक्टिविटी ओवरऑल। एम्प्लॉय बर्नआउट से क्या हो जाती है, मेंटल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कॉजेज क्या क्या होते हैं एम्प्लॉय बर्नआउट के, तो नंबर 1 एक्सेसिव वर्क। अगर कंपनी एम्प्लॉय को ज्यादा काम दे देती है उनकी एबिलिटी से ज्यादा, तो फिर एम्प्लॉय बर्नआउट होता है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट वर्क, या फिर काम इतना कम है कि वर्कर को उसे कर पाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है या किसी और चीज की शॉर्टेज है, तो ये फिर एम्प्लॉय बर्नआउट होता है। फिर रिम्यूनरेशन, अगर जितना काम करवा रही है कंपनी उतना पैसा नहीं दे रही है इंडस्ट्री, तो फिर एम्प्लॉय बर्नआउट होता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड मैनेजमेंट, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चरल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो फिर एम्प्लॉय बर्नआउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉय बर्नआउट, एम्प्लॉय बर्नआउट को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो नंबर 1 इनकरेज अ हेल्थी वर्क रूटीन, एक अच्छा वर्किंग रूटीन क्रिएट करके। नेक्स्ट है कंसीडर कल्चरल इशू, जो भी कल्चरल इशू हैं एम्प्लॉयज के उन्हें भी कंसीडर किया जाए, उन्हें भी एड्रेस किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या फिर डेवलप अ मेंटल पॉलिसी, एक मेंटल पॉलिसी क्रिएट करके ही भी ये एम्प्लॉय बर्नआउट को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। तो इट इज अ आइडिया दैट वर्कर कैन डू देयर जॉब फ्रॉम होम। जब कोई भी वर्कर, ये एक तरीके का एक आइडिया है, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, कोविड में जो हुआ था, ये एक आइडिया है जिसमें क्या होता है वर्कर अपने घर पर रहकर काम करता है, तो उसे कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम। व्हेन समवन वर्क फ्रॉम होम दे कैन सेट देयर ओन आवर्स एंड डोंट हैव वरी अबाउट गेटिंग टू एंड फ्रॉम वर्क। अगर अब कोई पर्सन घर से काम करेगा तो उसे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करेगा कि कब उसे काम करना है और उसे किसी भी बात की जल्दी नहीं होगी कि मेरे को घर जल्दी जाना है या घर से जल्दी आना है। इट इनकरेज डिफरेंट रिलीजन एंड जेंडर, इससे क्या होता है हर टाइप के रिलीजन का पर्सन, हर टाइप के जेंडर का पर्सन काम कर सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस इजियर फॉर एम्प्लॉय हु कैन डू सम ऑफ देयर जॉब फ्रॉम होम, जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी वर्क लाइफ इजियर हो जाती है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं वर्क फ्रॉम होम के, नंबर 1 है पूल ऑफ टैलेंट। कई बार क्या होता है कुछ ऐसे इनकेपेबल पर्सन होते हैं जो कि वर्क प्लेस पर आकर काम नहीं कर सकते लेकिन वो टैलेंटेड होते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम की मदद से हम उनके टैलेंट का यूज कर सकते हैं, तो ये पूल ऑफ टैलेंट होता है। नेक्स्ट है वर्क लाइफ हार्मोनी, तो एम्प्लॉय हु वर्क फ्रॉम होम आर रिलीव्ड ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड स्ट्रेस, गिविंग देम मोर टाइम टू फोकस ऑन देयर जॉब। अब जो पर्सन घर से काम करेगा वो अपनी हाउस होल्ड की ड्यूटी को पूरा करने के साथ साथ उसे उसकी अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी और अपना वो ज्यादा से ज्यादा टाइम एम्प्लॉयर के काम पर दे पाएगा। नेक्स्ट है अफोर्डेबल होता है, तो वर्क फ्रॉम होम करना अफोर्डेबल होता है, जो एम्प्लॉय कन्वीनियंस का खर्चा नहीं बियर कर पाता उसके लिए ये अफोर्डेबल हो जाता है। नेक्स्ट है इनकरेजमेंट, तो व्हेन वर्कर मैनेज देयर वर्क लाइफ बैलेंस, अब अगर वर्कर घर से काम करेंगे तो वो अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे और वो इनकरेज रहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करके दें। नेक्स्ट है रिसोर्स एंड एनर्जी सेविंग, ये एक तरीके से कॉस्ट सेविंग तरीका होता है कंपनी के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अगर काम करेंगे तो जितना भी उस एम्प्लॉय के लिए खर्चा करना होता है कंपनी को वो अब नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है इनकरेजमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्रिएट करने से ये रोकता है। नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने के क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं, तो नंबर 1 मैनेजर इज नॉट कीपिंग एन आई ऑन वर्क, जो मैनेजर है वो काम पर नजर नहीं रख पाता है कि क्या एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप टेक्नोलॉजी नीडेड टू बी पुट द आइडिया इनटू एक्शन, ये स्टार्टिंग में कॉस्टली होता है क्योंकि एम्प्लॉय को सारी चीजें घर पर प्रोवाइड करवाना पड़ता है जो कि एक रिसोर्सेज का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सस्ती पड़ सकती थी, लेकिन ये अब उसे जब अगर घर पे प्रोवाइड करवानी है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसफर ऑलवेज हैव सिक्योरिटी प्रॉब्लम, अब घर से डाटा को ट्रांसफर करना पड़ता है कंपनी के पास, तो फिर इसमें कई बार सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हो जाती है। नेक्स्ट है नॉट ऑल जॉब कैन बी डन फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब को घर से नहीं कर सकते हैं। व्हेन एम्प्लॉय डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर इट कैन बी हार्ड टू डू अ जॉब, लेकिन अगर एम्प्लॉय किसी और के साथ बात नहीं कर पाता है तो फिर उसे और ज्यादा नॉलेज स्किल्स गेन नहीं हो पाती हैं, एक्सपीरियंस गेन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑर्डर परसेप्शन रूल मस्ट बी क्लियरली गिवन इन ऑर्डर ऑफ जॉब टास्क टू बी डन वेल, अब क्या करना पड़ता है अगर कोई एम्प्लॉई
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उसे डायरेक्शन, ऑर्डर, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती है। लेकिन अगर वो घर पे काम कर रहा है तो उसके पास इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये आपकी इतनी बड़ी यूनिट नंबर 5 को हमने एक वन शॉट रिवीजन वीडियो में कवर कर लिया है। पूरी यूनिट खत्म हो गई है। जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट थे, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आप इन्हें कितना भी बनाकर लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।